दुनिया में बढ़ते कोविड के मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की सावधान रहने की अपील। मन की बात का 96वां और 2022 का आखिरी अंक हुआ प्रसारित। आत्मनिर्भर होते भारत की उपलब्धियों और अमृतकाल के लक्ष्यों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने बताया असाधारण नेतृत्व वाला व्यक्तित्व। महामना मदन मोहन मालवीय को भी राष्ट्र ने किया नमन। कोहरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 5 दिन में पंजाब, हरियाणा में छा सकता है घना कोहरा। शीतलहर के प्रकोप में उत्तर भारत, दिल्ली, राजस्थान, बिहार में स्कूल किए गए बंद। पुष्प कमल दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी सोमवार को दिलाएंगी शपथ। 275 सदस्यों वाली संसद में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन सहित 169 सदस्यों का समर्थन का किया दावा। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय संबंध, गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गर्मजोशी के संबंधों पर आधारित। और भारत ने बांग्लादेश को मीरपुर में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में 3 विकेट से दी मात। 2 मैचों की श्रृंखला पर 2-0 से किया कब्जा। चेतेश्वर पुजारा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात से जनता के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने जहां 2022 में हासिल कई बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, तो G20 की अध्यक्षता को भी भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत पर जोर दिया, तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश की बढ़ती साख का जिक्र भी किया। साल 2022 का आखिरी और मन की बात का 96वां अंक प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष G20 सम्मेलन को लेकर उत्साहपूर्वक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। साथ ही आत्मनिर्भर होते भारत की उपलब्धियों जैसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, $400 बिलियन का निर्यात, INS विक्रांत के स्वदेश में ही निर्माण पर संतोष जताया। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जीकर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। आधुनिक युग में योग और आयुर्वेद की बढ़ती प्रामाणिकता को लेकर किए जा रहे प्रयासों और नवोन्मेष पर उन्होंने खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने टाटा मेमोरियल द्वारा ब्रेस्ट कैंसर और योग के प्रभावों की प्रामाणिकता साबित करने को लेकर किए गए रिसर्च को सराहा। वहीं उन्होंने बताया कि देश में इस तरह के कई और प्रयास किए जा रहे हैं। आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी, उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यहां हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री ने कालाजार की कम होती चुनौती और साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्यों को लेकर सार्थक प्रयास की चर्चा की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रयासों का भी उल्लेख किया। वहीं उन्होंने नमामि गंगे को लेकर दुनिया भर में मिल रही सराहना का जिक्र किया। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को
रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है। वे पेड़ लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिए जागरूकता फैलाने में जुटे हैं। इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात के 100वें अंक को खास बनाए जाने को लेकर लोगों से सुझाव मांगे। साथ ही नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और कोविड के बढ़ते खतरे के मद्देनजर मास्क लगाने और हाथ धुलने जैसी सावधानियों को अपनाए जाने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान ने उन्हें एक विशेष स्थान दिया है, जिसकी वजह से उनके राजनीतिक विरोधियों में भी उनकी स्वीकार्यता हमेशा रही है। उनकी समाधि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश महान शिक्षाविद महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती मना रहा है। अजात शत्रु, कवि, राजनेता, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री जैसी उपाधियों से सुशोभित महामानव अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश ने उन्हें याद किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भेंट की। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक महान राजनेता बताते हुए असाधारण नेतृत्व का व्यक्ति बताया। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल स्वास्थ्य मेला सेवा ही सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए और जरूरतमंद बच्चों को कंबल बांटा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर भाजपा राज्य कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे।
वो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। वे 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा में 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन के लिए वो चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। देश रविवार को एक और महान विभूति महामना मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती भी मना रहा है। मालवीय जी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मालवीय जी महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता तथा राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के एक बड़े केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह चित्र है मालवीय जी का और 80 घाट है। मालवीय जी के जीवन में 80 घाट का महत्व है। जैसे कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का यहाँ से स्वच्छता अभियान शुरू किया था, वैसे ही मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में 80 घाट पर ही बैठकर लोगों से चर्चा की थी। उन्हीं के जीवन से, चूंकि आज उनका जन्मदिन है, उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए अभिलेख और छाया चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसको देखने के लिए लोग, युवा भी, वरिष्ठ नागरिक भी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए उनके मानस पुत्र भारी संख्या में आ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित मदन मोहन मालवीय को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि देश के शिक्षा जगत की समृद्धि के लिए महामना ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसके लिए वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। भारत रत्न महामना जी के चरणों में वंदन करता हूं कि 100 वर्ष पूर्व जिस बीज को उन्होंने बोया था, वो आज कितना बड़ा विराट ज्ञान का, विज्ञान का, प्रेरणा का एक वृक्ष बन गया है। 100 साल पहले महामना जी के इस कार्य को देखें तो पता चलता है कि दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं, विजनरी किसको कहते हैं। भारतीय जनमानस में संकल्प और आत्मविश्वास जगाने वाले मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी। उन्हें जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। पंडित मालवीय जी को भारत की शिक्षा प्रणाली में योगदान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए याद किया जाता है। वे प्रसिद्ध विद्वान, शिक्षा सुधारक, सम्मानित राजनेता एवं समाज सुधारक थे। उनका जीवन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और भजन संध्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मौजूद रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल भी प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। देश में इंफ्रा विकास, भ्रष्टाचार पर प्रहार और योजनाओं के 100% क्रियान्वयन को लेकर सुशासन कई मायनों में अहम हो जाता है। जनता के बीच पारदर्शिता, जनसंवाद और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर साल 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। इस साल भी प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। मई 2014 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और 3 दशक बाद केंद्र में स्पष्ट जनादेश वाली बहुमत की सरकार बनी। प्रधानमंत्री का पद संभाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। प्रधानमंत्री का जोर योजनाओं के 100% क्रियान्वयन, जनता के बीच पारदर्शी शासन और संवाद को लेकर रहा। इसी कड़ी में उन्होंने पहली ही कैबिनेट में भ्रष्टाचार, कालाधन के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया। पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया।
ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए डीबीटी को अपनाया गया। 8 साल बीत चुके हैं और इस दौरान गरीबों को घर भी मिला है और गैस कनेक्शन भी। आयुष्मान कार्ड भी मिले हैं। अनुमान के मुताबिक साल 2014 से 2022 तक 2 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे हैं। ये जो नया सुशासन का मॉडल मोदी जी ने स्थापित किया है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सेंट्रिसिटी ये प्रमुख तौर पर उसके अहम स्तंभ हैं, उसका लाभ किस प्रकार से आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाए। आम आदमी के हक को उस तक पहुंचाने के लिए सरकार ने जो रास्ता अपनाया वो था डीबीटी का। इसे ताकत दी जैम ने, यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने। केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म की प्रक्रिया को तेज किया। 1500 से ज्यादा अनुपयोगी कानूनों को हटाया गया। टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। एक देश एक कर व्यवस्था जीएसटी लागू की गई। ईज ऑफ बिजनेस के साथ ही सरकार का मकसद रहा ईज ऑफ लाइफ का भी। इसी कड़ी में ग्रुप बी और सी की भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू हटाना भी एक बड़ी पहल रही। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। मोदी सरकार ने बीते 8 सालों से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रति न सिर्फ प्रतिबद्धता दिखाई है, बल्कि इसे हर क्षेत्र में लागू भी करके दिखाया है। ईमानदार, पारदर्शी व्यवस्था ही एक स्पष्ट और साफ नीयत के साथ सुशासन दे सकती है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। सोमवार को दहल को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले दहल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर 275 सदस्यों वाली संसद में कुल 169 सदस्यों के समर्थन का दावा किया। पुष्प कमल दहल को केपी ओली के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन CPN-UML ने रविवार सुबह समर्थन दिया था। इसके साथ ही नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा की सरकार गठन को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लग गया है। नेपाली कांग्रेस को चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई थी, उसे कुल 89 सीट मिली थी, जबकि CPN-UML को 78 और CPN-MC को 32 सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दहल को नेपाल का पीएम चुने जाने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गर्मजोशी के संबंधों पर आधारित हैं। मैं इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा रखता हूं। अभिनेत्री तुनिशा आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने तुनिशा शर्मा के को स्टार शीजान खान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। वसई अदालत ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। तुनिशा की मां ने शीजान खान पर आरोप लगाए हैं कि 15 दिन पहले तुनिशा का शीजान के साथ ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद तुनिशा ने अपने शो के सेट के रेस्ट रूम में शनिवार को आत्महत्या कर ली थी। अभिनेत्री का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसमें फांसी पर लटकने से ही मौत होना पाया गया है। परिजनों के मुताबिक अभिनेत्री का अंतिम संस्कार 27 दिसंबर को मीरा रोड पर किया जाएगा। लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वालियू पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर कट आया हुआ है। जो इसके पीछे दोषी है। अंतिम संस्कार की बात कर सकते हैं 27 तारीख की मौसी जो है वो इंग्लैंड से आने वाली है, तो उनकी टिकट नहीं हो पा रही है, तो वो परसों तक पहुंचेंगी। तो कहाँ पे होगा अंतिम संस्कार? मीरा रोड में ही होगा।
मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन घने कोहरे की आशंका जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में कई राज्यों ने स्कूल बंद कर दिए हैं। दिल्ली, बिहार, पंजाब स्कूलों की 31 दिसंबर या फिर 15 जनवरी तक छुट्टियां कर दी गई हैं। कोहरे और ठंड के आसार को देखकर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं हिमालय से, उसके कारण जो टेम्परेचर्स हैं वो आपका 4 से इवन 3 से 4 डिग्री भी कहीं पे ऑब्जर्व किया गया है। पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, तो जहाँ पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में कोल्ड वेव रहा है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस होने वाली नहीं है। तो उसके बाद 24 आवर्स में मेनली कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसके बाद बाय अबाउट 2 डिग्री टेम्परेचर्स राइज करेगा, लेकिन फिर भी कल मॉर्निंग और उसके बाद एक दिन और तो कोल्ड वेव आइसोलेटेड पॉकेट्स मीन 2-3 स्टेशन में कहीं पे आने की यही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान में रह सकती है। कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। दर्शकों ने क्रिसमस, भरतनाट्यम और कथक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद ने लोगों को पुरस्कृत भी किया। और नए साल की अगर हम बात करें तो नए साल के आगमन का सप्ताह क्रिसमस के त्यौहार से ही शुरू हो जाता है। यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। देश में भी ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश भर में क्रिसमस को लेकर उत्साह नजर आया। पारंपरिक तौर पर लोगों ने त्योहार को मनाया। गोवा, कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली में क्रिसमस की धूम देखने को मिली। चर्च में लोगों ने विशेष प्रार्थनाएं की। क्रिसमस से ही आने वाले नए साल का सप्ताह शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया उमंग में डूब जाती है। हम लोग यहाँ पे बहुत 2 साल बाद हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपना फेस्टिवल। मैरी क्रिसमस। आप सबको बहुत बहुत विशेष हो इसकी। थिंक कोविड के बाद में फर्स्ट क्रिसमस है तो सब जन बहुत खुश हैं और अच्छे। हम लोग बहुत खुश हैं कि अभी तो सब जगह पर खुला हुआ है। चर्च के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। उनकी जन्म की खुशी हम सब मना रहे हैं। रोम से लेकर यरूशलेम के चर्चों में रीति रिवाजों के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में क्रिसमस ईव मास मनाया। इस मौके पर उन्होंने दुनिया भर में युद्ध और गरीबी से पीड़ित लोगों की तरफ दुनिया का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि दुनिया को उपभोक्तावाद से परे देखने की आवश्यकता है और इस पर दोबारा विचार करने और इसके नए स्वरूप को तलाशने की जरूरत है। कितनी जगहों पर युद्धों में आज भी इंसान की गरिमा और स्वतंत्रता की अवमानना की जाती है। हमेशा की तरह इंसानी लालच के प्रमुख पीड़ित गरीब और कमज़ोर ही हैं। जिस तरह जीसस के मामले में हुआ था, इस क्रिसमस भी धन, ताकत और आराम में डूबी दुनिया गरीब और कमज़ोर के लिए जगह नहीं बना रही है। मैं आज युद्ध, गरीबी और अन्याय झेल रहे बच्चों को याद कर रहा हूँ। क्रिसमस का त्योहार ईसाई परंपरा में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए एक खास महत्व रखता है। ये यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में यीशु मसीह को भगवान का पुत्र माना गया है। उनका जन्म मरियम के घर हुआ। गर्भावस्था के दौरान मरियम आज के फिलिस्तीन में बसे बेथलम शहर में रहीं। लोग इस अवसर पर समाज को प्रेम, भाईचारे और आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की।
इसके साथ ही भारत ने 2 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश द्वारा दिए गए 145 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही भारत ने जयदेव उनादकट का विकेट गंवा दिया। उन्हें शाकिब अल हसन ने एलबीडब्ल्यू किया। वो 16 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारत को ऋषभ पंत और अक्षय पटेल के रूप में 2 बड़े झटके लगे। ये दोनों खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज का शिकार बने। पंत 13 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अक्षर पटेल 69 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद अश्विन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और 8वें विकेट के लिए 71 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिला दी। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 231 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। पाकिस्तान की सेना को लगातार आतंकी टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को आईईडी के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें एक कमांडर समेत 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। घटना बलूचिस्तान के कहान की है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 अन्य कर्मी घायल हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा कुख्यात आतंकवादी समूह तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने बीते 2 दिनों में बलूचिस्तान प्रांत में कई हमले किए, जिसमें 6 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उरी के हथलंगा सेक्टर में सेना और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। 3RR राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर मनीष पुंज ने बारामूला में बताया कि इनमें 8 AK-47 राइफल, 24 मैगजीन, 560 जिंदा कारतूस, चीनी पिस्तौल, 9 चीनी और 5 पाकिस्तानी ग्रेनेड मिले हैं। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से ड्रग तस्करी के 2 सरगनाओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 किलो हेरोइन और हाईटेक ड्रोन बरामद हुआ। पंजाब के पुलिस महानिदेशक के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से अत्याधुनिक ड्रोन भी बरामद किए गए। दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन के जसोला विहार के पास मेट्रो ट्रैक पर मेडिकल सप्लाई ले जा रहा एक ड्रोन गिर गया। इसके कारण जसोला विहार शाहीन बाग से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो सेवा बाधित रही। हालांकि जांच के बाद दिल्ली मेट्रो ने इस ट्रैक पर मेट्रो सेवाएं दोबारा सुचारू रूप से बहाल कर दी। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 चल रहा है। दोनों देशों के बीच सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से उमरोई में ये अभ्यास शुरू हुआ। इसका समापन 28 दिसंबर को होगा। दिल्ली पुलिस के 2 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर 20 दिसंबर को IGI एयरपोर्ट पर विदेशों से आए 2 यात्रियों से 50 लाख रुपए का सोना जब्त करने का आरोप है। पुलिस दोनों के खिलाफ विभागीय जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से मरने वाले 53 पत्रकारों के परिवारों को लखनऊ में चेक प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत पत्रकार के परिवारों को मैं आश्वस्त करता हूं, जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें अन्य शासन की योजनाओं से भी जोड़ने की कवायद होगी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे अनिल कुमार लाहौटी। लाहौटी 1 जनवरी 2023 को पदभार संभालेंगे। अभी वो सेंट्रल रेलवे के GM हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।